आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बैलेंस ऑफ नेचर के बारे में। ठीक है, बैलेंस इन नेचर। ठीक है, मतलब प्राकृतिक को किस तरह से हम लोग बैलेंस बनाकर चल सकते हैं। बोला गया कि ऑल द नेचुरल थिंग्स अराउंड अस मेक अप द इन्वायरमेंट, नेचर ट्राइज टू मेंटेन अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन ऑल थिंग्स। ठीक है, नेचर हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग के आसपास बहुत सारे नेचुरल थिंग्स है। ठीक है ना, पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, नदियाँ हो गया, सूर्य हो गया, सनलाइट हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं, ये हमारे आसपास इन्वायरमेंट में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? इन्वायरमेंट में। तो नेचर ट्राइज टू मेंटेन अ परफेक्ट बैलेंस। ठीक है, तो नेचर क्या करता है, कोशिश करता है कि एक परफेक्ट बैलेंस बनाकर वो चले। बात समझे कि नहीं? अगर वो अनबैलेंस होगा तो भूकंप आने लगेगा, ज्वालामुखी फूटने लगेगा। बात समझे कि नहीं? सुनामी लहर आने लगेगा। तो दिस मीन्स दैट इट ट्राइज टू मेंटेन प्रॉपर अमाउंट ऑफ दिस थिंग्स। मतलब कहने का मतलब है कि जो चीज़ जितना अमाउंट में है वो उतना ही अमाउंट में रहेगा। समझे कि नहीं? अगर कोई भी चीज़ का संख्या अगर घटना शुरू हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट फिर होने लगेगा। बात समझे कि नहीं? जैसे तुम्हारे घर में जब तक पानी का मात्रा सही है, मतलब अमाउंट ऑफ वाटर अगर पूरा है, भरा हुआ है, तब तो घर ठीक से चलेगा। मतलब जहाँ पानी का कमी हुआ, देखती है हालत ख़राब हो जाता है ना, है उस दिन कोई काम होता है बढ़िया से, काम वो रुक जाता है। उसी तरह से यहाँ पर बोला है कि देयर आर मैनी एक्टिविटीज़ दैट हैव डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर। तो बोला था कि ऐसा बहुत सारा एक्टिविटी है जो हम लोग कर देते हैं और करने से क्या होता है, पूरा नेचर का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। वो क्या होता है? बिगड़ जाता है। एंड दीज आर deforestation for cutting down a large number of trees, hunting animals for pleasure, and killing of animals for their skin, teeth, using too much of fossil fuels, using chemicals, pesticide while farming। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ों को समझो। पहला चीज़ है यहाँ पर कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन करने से क्या होता है कि जंगल का बहुत ज़्यादा कटाई हो जाता है। तो जंगले नहीं रहेगा तो फिर क्या नेचर कैसे बैलेंस करेगा? कर पाएगा? नहीं कर पाता है। दूसरा क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जानवरों का हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं। बस समझे कि नहीं? अपनी खुशी के लिए कि हम जो है 4 को शेर मार दिए, समझे कि नहीं? दूसरा क्या है कि किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर स्किन। जानवरों को इसलिए मार दिया जाता है ताकि उसका चमड़ा जो है ना, उसका चमड़ी का मतलब बहुत ज़्यादा कीमत मिलता है। समझे कि नहीं? उसका चमड़ी के लिए उसको मार दिया जाता है, उसका दांत निकालने के लिए। हाथी का दांत बिक्री होता है तो उसको बेचने के लिए लोग सेल करने के लिए क्या करते हैं, हाथी को पूरा मार देता है। समझे? तो इससे क्या होता है कि उस जानवर का संख्या जब घटेगा तो नेचर बैलेंस बना पाएगा नहीं। जब जंगल का मात्रा जब कम होने लगेगा तो नेचर में अनबैलेंस हो जाएगा, और जब अनबैलेंस होगा तो सबसे ज़्यादा क्रिएट प्रॉब्लम जो शुरू होगा वो इंसान को ही होगा। किसको होगा? इंसान को ही। बात समझे कि नहीं? हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या कर रहे हैं, फोसिल्स फ्यूल का इस्तेमाल कर लेते हैं। फोसिल्स फ्यूल मतलब क्या होता है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, समझे कि नहीं? ये सब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल करते हैं खाना को बनाने के लिए, जो खेती वगैरह जो होता है। तो क्योंकि लोगों का संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसको पूरा मेंटेन करने के लिए क्या करता है, केमिकल डाल के बहुत ज़्यादा उपजाऊ करता है कि नहीं? तो जो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। अब आता है कि वी शुड ट्राई टू मेंटेन दिस बैलेंस इन नेचर बाय प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेज दैट रिलाइज द इनटू द एटमॉस्फेयर। अच्छा, एक बात तो ये हो गया। अब दूसरा बात ये है कि अगर हम लोग इस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, बात समझिए कि नहीं? अगर हम लोग इस चीज़ को क्या करना चाहते हैं, बैलेंस को बना कर रखना चाहते हैं, तो हम लोगों को 2-4 चीज़ करना पड़ेगा। पहला चीज़ कि हम लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा वाइल्ड लाइफ को। किसको? वाइल्ड लाइफ को क्या करना पड़ेगा? प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा, प्लांटिंग करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाना पड़ेगा, पेड़ लगाना पड़ेगा। बस समझिए कि नहीं? एंड तीसरा क्या आता है, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस। जो भी हार्मफुल गैस का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उस हार्मफुल गैस का भी हम लोग को सबसे कम मात्रा में इस्तेमाल करना है। ठीक है? चौथा क्या है कि दैट दे आर रिलाइज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, और उसका एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा जो है क्या हो रहा है, उसमें इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ना? अगला है तुम्हारा ह्यूमन इंटरडिपेंडेंस। ह्यूमन इंटरडिपेंडेंस, ह्यूमन्स टू डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर रिक्वायरमेंट। वी हैव डिफरेंट climatic condition in different regions, and so all the requirement of humans cannot
इन वन प्लेस। अब एक बात को समझो, यहाँ पर बोल रहा है कि ह्यूमन का क्या करना है, इंटरडिपेंडेंस करना है। क्या करना है, इंटरडिपेंडेंस, मतलब ह्यूमन टू डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर द रिक्वायरमेंट। जो भी इंसान का जो भी ज़रूरतमंद जो चीज़ें होती है, बस समझिए कि इंसान को जो किसी भी चीज़ का जब ज़रूरत पड़ता है तो लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें इंटरडिपेंड हो जाते हैं, मतलब निर्भर हो जाते हैं। बस समझिए कि नहीं, अगर वो चीज़ उसको ना मिले तो उसके बिना वो रह नहीं पाएगा। जैसे अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो गया, मोबाइल का। मोबाइल के बिना आदमी एक पल नहीं रह पा रहा है, समझिए कि नहीं। लेकिन कहीं भी कोई जाएगा तो मोबाइल लेके चल जाता है कि नहीं। दूसरा प्रॉब्लम हो गया कि आदमी का अगर एसी की आदत लग गया तो वो बिना एसी के रह ही नहीं पाएगा, समझिए। तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटरडिपेंडेंट। क्या बोलते हैं, समझ आया कि नहीं। तो इसका रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो गया। वी हैव डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन इन डिफरेंट रीजन्स एंड सो ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन कैन नॉट बी मेट इन वन प्लेस। और जो एक जगह में कभी मिलेगा सारा चीज़ तुमको, कोई ना कोई चीज़ का तो कमी जरूर हो जाएगा। वी हैव टू सोर्स आवर रिक्वायरमेंट फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स। फॉर एग्जाम्पल, द कोल्डर रीजन्स ऑफ इंडिया आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग एप्पल्स इन इंडिया लाइक जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। एक बात को समझो, अगर तुमको एप्पल लेना है, एप्पल खाना है, समझिए कि नहीं, तो एप्पल सबसे ज़्यादा कहाँ पर हम लोग उगा सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में। दूसरा जगह उगा सकते हैं? तुम बोले कि झारखंड में एप्पल को ग्रो करेंगे, ग्रो होगा यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, सिमिलरली आसाम इज नॉन फॉर इट्स टी प्लांटेशन। टी, अगर तुमको चाय पत्ती अगर उगाना तो सबसे ज़्यादा तुमको कहाँ पर मिलेगा, आसाम में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, आसाम में। इसी तरह से हम लोग आगे समझते हैं कि दिस इज द इंटरडिपेंडेंस विच नाउ डिफाइंस एज इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज एंड नेशंस। तो अलग अलग चीज़ों पर हम लोग को निर्भरता बना कर रहते हैं, समझिए कि नहीं। एक दूसरे से हम लोग इंटरडिपेंडेंट हैं। अगर जैसे कि हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, समझिए कि नहीं, अगर हम तुमको नहीं पढ़ा तो तुम्हारा भी काम नहीं चलेगा, समझिए। अब तुम अगर नहीं पढ़ेगे तो मेरा भी काम नहीं चलेगा। यानी दोनों एक दूसरे पर क्या है, हम लोग इंटर डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर है, समझिए कि नहीं। उसी तरह से इंडिविजुअल, कम्युनिटीज एंड नेशंस एज नेवर बिफोर इंटरडिपेंडेंस मीन्स दैट वी डोंट हैव टू ग्रो ऑल द क्रॉप्स और बिल्ड हाउसेस और मेक मशीन्स। इंस्टेड आवर सोशल सिस्टम रिलाई ऑन द डिविजन्स ऑफ वर्क एंड एक्सचेंज ऑफ गुड सर्विसेज टू मीट ह्यूमन नीड्स, ठीक है। लेकिन अगर ये सब चीज़ें अगर ना हो, एक दूसरे पर निर्भरता अगर कम हो जाए, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, लोग क्या करेंगे, तब एक ही तरह का जो उसके यहाँ जो उगेगा बस वही चीज़ खाएगा। जैसे मानते हैं झारखंड में सब ज़्यादा चावल का खेती हो रहा है या गेहूं का खेती हो रहा है, बस चावल खाएगा वो, दूसरा चीज़ को मिल पाएगा। सेब होता है, ऐसा नहीं जम्मू कश्मीर वाला चावल खाने का मन है, तो लोग चावल कहाँ से खाएगा, वो तो उधर तो होगा ही नहीं, तो इधर से लेके जाना पड़ेगा, समझिए कि नहीं। यानी इंटरडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आवर सोशल सिस्टम रिलाई ऑन डिविजन वर्क। तो हम लोग का जो सोशल, क्या बोल सकते हैं हम लोग, सोशल सिस्टम जो है वो पूरा तरह से जो है रिलाई करता है एक दूसरे पर ऊपर, और हर काम को बांट दिया गया, हर काम को क्या कर दिया गया है ना, एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट ह्यूमन नीड्स। और सबसे ज़्यादा बात क्या हो गया कि गुड और सर्विस को हर लोगों के द्वारा एक दूसरे से पर निर्भर रहना पड़ता है और एक दूसरे को बांट कर चलना पड़ता है। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी को काम दे दिया पुलिस का, किसी को काम दे दिया डॉक्टर का, तो डॉक्टर को पुलिस का भी जरूरत पड़ सकता है, अब पुलिस को डॉक्टर का भी जरूरत पड़ सकता है कि नहीं। मान लेते हैं डॉक्टर घर में चोरी हो गया तो किसके पास जाएगा, पुलिस के पास में। यानी हर लोगों को अलग अलग काम में बांट दिया गया, किस लिए, सर्विस लेने के लिए, गुड्स लेने के लिए, बस समझे कि नहीं। उसी प्रकार और आगे समझे तो ह्यूमन इंटरडिपेंडेंस हैज़ लीड टू ट्रैवल एंड ट्रेड and it is a complete and continuous chain of productions and supply satisfying human needs and wants। अब एक बात को और समझो, ह्यूमन जो है, जो इंसान जो है वो इंटरडिपेंडेंट है किस पर, ट्रैवल पर, समझिए कि नहीं, ट्रैवलिंग करना या ट्रेड करना। क्योंकि अगर तुमको व्यापार करना है तो तुमको एक जगह से दूसरा जगह जाना पड़ेगा, है कि नहीं। मान लेते हैं तुम झारखंड में रह रहे हो, ठीक है ना, और तुम्हारा फल का बिजनेस है, किसका बिजनेस है, फल का, तो तुमको चाहिए एप्पल, ठीक है, तो तुमको तो ट्रैवल करना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा ना दूसरा जगह लाने के लिए, कि नहीं जाएगी, हाँ जाना पड़ेगा जम्मू कश्मीर से मंगवाना पड़ेगा अगर तुम बड़ा डीलर हो, नहीं तो जो खरीद के ला रहा है उससे तुमको खरीदना पड़ेगा। यानी ट्रैवल तो तुमको करना पड़ेगा। तुम बोले घर में हम रहेंगे बिजनेस कर लेंगे, ट्रेडिंग कर पाएगी, नहीं हो पाएगा। अब आता है यहाँ पर क्या, और इसी प्रकार से वो इट इज़ ए कंप्लीट एंड कंटिन्यूस चेन ऑफ प्रोडक्शन
एंड सप्लाइज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। और इसी प्रकार इंटरडिपेंडेंट होने के कारण ही लोग जो है दूसरे पर निर्भर रहकर ही अपने आप को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहे हैं और उसका जो भी रिक्वायरमेंट है उसको क्या करते हैं, पूरा करते हैं। बस समझे कि नहीं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, इसके बाद हम लोग का है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन क्या होता है पहले समझो। पॉल्यूशन इज द हार्मफुल चेंज इन एयर, वाटर और लैंड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। हार्मफुल सब्सटेंस एडेड टू द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट। ठीक है, यहाँ पर एक बात क्या बोला गया है कि पॉल्यूटेंट जो होता है, पॉल्यूटेंट मतलब क्या, प्रदूषण जिसको बोलते हैं, समझे कि नहीं। पॉल्यूशन मतलब क्या हो गया थोड़ा, प्रदूषण। तो अलग अलग प्रकार का प्रदूषण होता है। ठीक है, पहले समझो पॉल्यूशन का मतलब क्या। पॉल्यूशन इज द हार्मफुल चेंज इन एयर, वाटर एंड लैंड। यानी अगर कोई ऐसा हार्मफुल चीज़, नुकसानदायक जिसको बोल सकते हैं, हार्मफुल मतलब होता है नुकसान करना, समझे कि नहीं। अगर वो एयर को या वाटर को या लैंड को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो पॉल्यूशन है। ठीक है, जैसे साफ हवा चल रहा है उसको गंदा कर दिया। कैसे, हवा साफ चल रहा था, बड़ा बड़ा गाड़ी पार होने लगा वहाँ से, तो धुआं हुआ। तो धुआं होने से क्या होगा कि एयर जो है वो गंदा हो जाएगा, है ना। साफ पानी बह रहा था, लोग क्या किया, अपना घर का जो वेस्ट वाटर है उसका पाइप जोड़ दिया उस नदी में, तो नदी का पानी क्या हो गया, गंदा हुआ कि नहीं। यानी वो क्या हो गया, पॉल्यूटेड हो गया, समझे कि नहीं, वो प्रदूषक हो गया। अब उसका इस्तेमाल हम लोग पीने के लिए कर सकते हैं, नहीं। अब जैसे लैंड है, तो लैंड में बहुत ज़्यादा जंगल वगैरह है, फॉरेस्ट वगैरह है, ठीक है ना, तब तक तो वो शुद्ध है। अब लेकिन पूरा जंगल तो काट दिया, अब वहाँ बना दिए, पूरा फैक्ट्री बना दिया, तो जगह तो खराब हुआ कि नहीं हुआ। इस तरह से मतलब जब कोई भी चीज़ को अगर ख़राब कर दिया जाता है ना, किसी चीज़ को के द्वारा, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉल्यूशन। क्या बोलता है ना। एंड बोला है कि हार्मफुल सब्सटेंस एडेड टू द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट। और अगर हार्मफुल सब्सटेंस को ऐड कर दिया जाता है एनवायरनमेंट में तो उसी को हम लोग पॉल्यूटेंट बोलते हैं। क्या बोलता है, पॉल्यूटेंट। बोलाता है कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में, एयर पॉल्यूशन। द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एंड एड पॉल्यूटेंट टू द एयर विच काउजेस एयर पॉल्यूशन। देखो, अब तुम्हारा अगर एग्जाम में सवाल आया कि एयर पॉल्यूशन किसको बोलते हैं हम लोग, है ना, एयर पॉल्यूशन किसको बोलते हैं। द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एड पॉल्यूटेंट टू द एयर विच काउज एयर पॉल्यूशन। तो अगर हम लोग बहुत ज़्यादा फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, समझे कि नहीं, डीजल और पेट्रोल का, अगर वो जलता है तो जलने से पॉल्यूटेंट होता है, प्रदूषक बनता है। और वो प्रदूषक अगर हवा में मिल जाए, हवा में क्या हो जाए, मिल जाए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, बस समझे कि नहीं। सेकंड टॉपिक क्या, एयर पॉल्यूशन इज काउज्ड बाय द व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, स्मोक कंबाइंड विथ फॉग टू फॉर्म स्मोक। अब एक बात को समझो, एयर पॉल्यूशन जो होता है ना, उसका रीज़न क्या है। सबसे बड़ा रीज़न है तुम्हारा व्हीकल्स। व्हीकल मतलब हो गया जितना भी तरह का बाइक हो गया, कार हो गया, गाड़ी हो गया, समझे कि नहीं, ये सबसे तुम्हारा एयर पॉल्यूशन होता है। दूसरा हो गया फैक्ट्री जब काम चलता है तो बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, और धुआं से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, समझे कि नहीं। बहुत ज़्यादा धुआं करते हैं, कोई भी चीज़ को हम लोग बर्निंग किए, मान लेते हैं पेट्रोल जला रहे हैं, डीजल जला रहे हैं, है ना, तो उससे फ्यूल जब जलता है तो बहुत ज़्यादा स्मोक होता है, धुआं निकलता है। और वही धुआं जो है क्या करता है, वो अगर वो बाद में बन जाता है फॉग। क्या बन जाता है ना, और फॉग के साथ में कंबाइन करके वो स्मॉग हो जाता है। क्या हो जाता है, स्मॉग। देखेंगे ठंडा दिन में देखेंगे पूरा एकदम कुआसा जो जम जाता है, एकदम कुछ दिखाइए नहीं देता है एकदम, समझिए नहीं। सुबह सुबह एकदम जब ठंडा लगता है, ठंडे के समय में जब पूरा सादा हो जाएगा, आदमी तुमको नहीं दिखेगा। उसका रीज़न यही है कि एयर में बहुत ज़्यादा गंदगी मिल गया है ना, जिससे फॉग बन गया है। अब आता है हम लोग का वाटर पॉल्यूशन। क्या आता है, वाटर पॉल्यूशन। समझो वाटर पॉल्यूशन क्या है। व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस एंड सॉइल गेट्स मिक्स विथ वाटर दे काउज वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, जब हार्मफुल सब्सटेंस को, जब गंदे चीज़ों को, जब खराब चीज़ों को मिट्टी में डाल दिया जाता है, बस समझिए कि नहीं, मिट्टी में क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है पानी के साथ में, तो बोलते हैं कि उसको हम लोग बोल सकते हैं वाटर पॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, वाटर पॉल्यूशन। जैसे हम लोग का घर में कोई सब्जी उब्जी सड़ गया या कोई चीज़ और ख़राब हो गया तो हम लोग क्या कि पानी में जाकर फेंक दिया, समझिए कि नहीं, तो उसमें मिल गया, तो मिलने से क्या हुआ, वो वाटर पॉल्यूशन मिल गया। वाटर पॉल्यूटेड वाटर इज़ अनफिट फॉर कुकिंग एंड ड्रिंकिंग। अब बोलो, गंदा पानी हम लोगों के पीने के लिए अच्छा है कि ख़राब है। गंदा पानी अगर पिएगी तो सेहत के लिए अच्छा है कि ख़राब है,
खराब है। तो यहाँ पर वही बोला कि इट इज़ काउज्ड बाय हार्मफुल केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज, हाउस होल्ड वेस्ट, सेवेज वाटर एंड ऑयल लीकेज एंड वाटर पोल्यूशन कैन काउज जॉन्डिस, गैस्ट्रोनेट्रीज एंड टाइफाइड। देखो अगर वाटर पोल्यूटेड हो गया, समझे कि नहीं, और वो गंदा पानी को अगर हम लोग पीते हैं तो उसके कारण जो है ना जॉन्डिस हो जाता है। क्या होता है? जॉन्डिस हो जाएगा तुम्हारा, है ना, गैस्ट्रोएंट्रीज हो जाएगा या फिर टाइफाइड हो जाता है। क्या होता है? टाइफाइड। बोलता है कि इट लीड टू इलनेस इन ह्यूमन एंड हार्म्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाता है ह्यूमंस को पहुंचाता है, प्लांट को पहुंचाता है और एनिमल को पहुंचाता है। क्योंकि एनिमल को अगर प्यास लगेगा तो वो तालाब में पानी पीने के लिए जाएगा। अब पानी अगर गंदा वही पानी पी लिया तो बीमार पड़ेगा कि नहीं। प्लांट को अगर गंदा पानी मिलेगा तो सड़ेगा कि नहीं। इंसान का अगर गंदा पानी पिएगा तो बीमारी होगा कि नहीं उसको। इसलिए बोला था कि वाटर को पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, समझे कि नहीं। अब आता है कि सॉइल पॉल्यूशन। क्या आता है? मिट्टी का पॉल्यूशन। समझो, सॉइल पॉल्यूशन इज द काउज्ड व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस गेट मिक्स विद द सॉइल। जब हम लोग खराब चीज़ों को क्या करते हैं, मिट्टी में अगर डाल दिए तो वो बन गया तुम्हारा सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन इज काउज्ड बाय फैक्टर्स लाइक सॉलिड वेस्ट डिफ्यूज फ्रॉम माइंस एंड पोल्यूटेड वाटर्स। इट हार्म प्लांट एनिमल्स एंड मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल। पहला बात तो समझो, अगर हम लोग क्या किए कि केमिकल्स का इस्तेमाल किए बहुत ज़्यादा, समझे कि नहीं, खेती करने के लिए। मान लो जो फार्मर लोग जो रहता है वो बहुत ज़्यादा क्या करता है, खेती में केमिकल का इस्तेमाल कर देता है। तो जिससे क्या होता है कि मिट्टी जो होता है वो ख़राब हो जाता है, समझे कि नहीं। मिट्टी ख़राब हो जाएगा तो दोबारा उसमें खेती होगा? नहीं होगा। मान लेते हैं कि वेस्ट मटेरियल जो है, जो फैक्ट्री से निकल कर आया है ना, उसको हम लोग क्या किया, लैंड में जाकर मिट्टी में जाकर मिला दिया, है ना, या गाड़ दिया, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, वो सड़ जाता है। और सड़ने के कारण क्या होता है, वो मिट्टी को ख़राब कर देता है। और सबसे ख़राब चीज़ होता है कि सॉइल जो इनफर्टाइल हो जाता है। इनफर्टाइल मतलब क्या होता है कि अब उसमें उपज का मात्रा कम हो जाएगा, मतलब उसमें खेती नहीं कर पाएगी, समझे कि नहीं। तो ये हो गया एक तरह का पॉल्यूशन, जिसको हम लोग सॉइल पॉल्यूशन बोलते हैं। इसके बाद आता है तुम्हारा नॉइज पॉल्यूशन। क्या होता है ना, आजकल देखी होगी कि हेमंत सोरेन क्या क्या झारखंड में डीजे बंद करवा दिया था, सुनी थी कि नहीं, कि हर जगह डीजे अब नहीं बजेगा, बैंड लगा दिया। क्या है? क्योंकि इससे नॉइज पॉल्यूशन होता है, आदमी बहरा हो जाता है, समझे कि नहीं। आदमी को टेंशन हो जाता है, क्रोध ज़्यादा गुस्सा नहीं लगेगा, पागल हो जाएगा आदमी ज़्यादा साउंड सुनेगा तो। वही बोलता है कि लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड डिस्टर्बिंग आवर इन्वायरमेंट काउज नॉइज पॉल्यूशन। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में, समझे कि नहीं, बहुत ज़ोर ज़ोर से अगर कोई चीज़ बजाया जा रहा है जिससे हम लोग को वो चीज़ सुनने में बढ़िया नहीं लग रहा है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं नॉइज पॉल्यूशन। क्या बोल सकते हैं, है ना। फैक्टर दैट काउज नॉइज पॉल्यूशन आर हॉन्किंग ऑफ व्हीकल्स। जैसे कि बाइक में जो ये दिया गया है, हॉर्न जो दिया गया है, उसको अगर जो बजता है तो देखना बढ़िया लगता है, सुनने में नहीं लगता है। दूसरा हो गया लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर को जैसे डीजे वगैरह हो गया, बहुत ज़्यादा साउंड में अगर बजाएंगे तो सुनने में बढ़िया लगता है, नहीं लगता है। कम साउंड में रहता तो ठीक है। लाउड म्यूजिक, बहुत ज़्यादा जोर जोर से म्यूजिक बजाना, या तुम्हारा फायर क्रैकर हो गया, पटाखा जब बहुत जोर से फूटता है, कैसे धम से आवाज़ करता है, तो हम लोग सुनने में बढ़िया लगता है, कैसे कान पे से हम लोग बंद कर देते हैं। तो ये हो गया नॉइज पॉल्यूशन। क्या हो गया? नॉइज पॉल्यूशन। बोलता है कि साउंड आर मेजर इन डेसिबल्स। एक चीज़ याद रखना, साउंड को किस में नापा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि साउंड को किस में हम लोग नापते हैं, तो याद रखना डेसिबल में नापते हैं। किस में नापते हैं? डेसिबल में। साउंड विच आर लाउडर देन 90 डेसिबल आर कंसिडर्ड हार्मफुल। अगर तुम 90 डेसिबल से ज़्यादा साउंड सुनती हो तो तुम्हारे लिए नुकसान है, तुम्हारा कान बहरा कर देगा, समझे कि नहीं। 90 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नॉइज पॉल्यूशन हार्मफुल ऑल लिविंग थिंग्स। नॉइज पॉल्यूशन कैन काउज हियरिंग प्रॉब्लम, स्ट्रेस, इरिटेशन एंड डिस्कम्फर्ट। अगर किसी को मतलब जो है नॉइज पॉल्यूशन से अगर प्रॉब्लम हो गया है ना, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होगा कि उसको सुनने में दिक्कत आने लगेगा, माथा में हमेशा टेंशन रहेगा, माथा में दर्द रहेगा, स्ट्रेस रहेगा बहुत ज़्यादा उसको, ठीक है ना, उसको डिस्कम्फर्ट लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे? अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है समझो पहले। अ ग्रीन हाउस इज मेड ऑफ ग्लास वॉल्स एंड ग्लास रूफ। इट इज़ यूज टू ग्रोइंग प्लांट एंड फ्लावर्स। अब क्या किया गया है कि एक ग्रीन कलर का पूरा एक हाउस बना दिया जाता है, समझिए कि नहीं। और ये पूरा घर जो बनता है ना, ये बनता है पूरा ग्लास का। किसका बनता है? ग्लास का, समझिए कि नहीं। तो ग्रीन हाउस इज मेड ऑफ ग्लास वॉल्स एंड ग्लास रूफ। छत भी उसका ग्लास का ही रहेगा, है ना। ग्लास मतलब वो पानी पीने वाला ग्लास नहीं बोल रहे हैं, शीशा का, समझिए, पूरा शीशा का इसमें इस्तेमाल होता है।
फॉर ग्रोइंग प्लांट, किस लिए? प्लांट को ग्रो करने के लिए, फ्लावर को ग्रो करने के लिए। अ ग्रीन हाउस स्टेज वार्म इनसाइड इवन ड्यूरिंग द विंटर। क्या होता है कि ठंडे के समय में क्योंकि सनलाइट प्रॉपर वे में नहीं मिलता है, धूप का कमी हो जाता है, तो इसीलिए ग्रीन प्लांट में क्या होता है, ग्रीन हाउस अगर वार्म करता है तो वो अंदर का जो पूरा रूम है टेम्परेचर को क्या करता है, बना कर रखता है, बस समझिए कि नहीं। और रूम का टेम्परेचर को बना के रखने के लिए ही उसको इस तरह से किया जाता है। अब आता है तुम्हारा अर्थ एटमोसफेयर ऑल्सो फॉलोज द सेम प्रोसेस एज द ग्रीन हाउस। और अर्थ का एटमोसफेयर को, समझिए कि नहीं, फॉलोज करने के लिए प्रोसेस किया जाता है, उसको भी हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस। क्या बोलता है ना, ताकि वो प्लांटेशन को ज़्यादा मात्रा में किया जा सके। गैसेज इन द एटमोसफेयर सच एज कार्बन डाइऑक्साइड डू व्हाट द रूफ ऑफ द ग्रीन हाउस डज। क्योंकि क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ेगा तभी प्लांट को जो है प्रॉपर वे में गैस मिलेगा, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके वो क्या करेगा, सनलाइट से प्रॉपर वे में वो खाना अपना बना पाएगा और तभी वो ग्रो कर पाएगा। तो ड्यूरिंग द डे द सन शाइन्स थ्रू द एटमोसफेयर, द अर्थ सरफेस वार्म अप इन द sunlight. At night the earth surface cools, releasing the hot heat back into the air, but the some of the heat is trapped in the greenhouse gases atmosphere. क्या होता है कि दिन के समय तो प्रॉपर वे में उसको गर्मी मिलता ही है ना, लेकिन जैसे शाम हो जाता है, जैसे रात हो जाता है, तो रात के समय में क्या होता है कि उसका जो क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर का जो हीट है वो कम हो जाता है, समझिए कि नहीं। और कम हो जाने के कारण तो वो हीट जब कम हो जाएगा तो उसके कारण क्या होता है कि प्लांट को जो है सनलाइट उसको प्रॉपर वे में नहीं मिल रहा है, तो उसी ग्रीन हाउस का इस्तेमाल करके जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्लांट को ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर होता है दैट्स व्हाट कीप्स आवर अर्थ वार्म एंड कोजी, दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो वार्म और कोजी का जो इस्तेमाल किया जा रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोलता है ना। द गैसेज दैट हेल्प इन ट्रैपिंग दैट इज द हीट इन आर कॉल्ड greenhouse gases, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, ozone, and are some of greenhouse gases. When the amount of greenhouse gases in the atmosphere increase, the trap excess heat. As a result, the earth becomes warmer, and this is called global warming. तो पूरे अर्थ को हीट रखने के लिए, गर्म रखने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलता है ना, बोलता है कि व्हेन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमोसफेयर इंक्रीज, जब ग्रीन हाउस गैसेस के कारण एटमॉस्फेयर में जब हीट जो है ना बढ़ जाता है, तो दिस इज ट्रैप एक्सेस हीट, तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है अर्थ, जो है बहुत ज़्यादा क्या होता है, गर्म हो जाता है। और एज ए रिजल्ट जो है अर्थ जब वार्मर होने लगता है, पहले की तुलना में जब ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं, मैं समझे कि नहीं। अगर एग्जाम में आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग, तो तुम क्या बताओगे। When the amount of greenhouse gases the atmosphere increase, they trap excess heat. They trap excess heat, है ना। And as a result, the earth becomes warmer. इसके कारण क्या होता है, पूरा अर्थ ज़्यादा गर्म हो जाता है पहले की तुलना में, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं। अब आता है तुम्हारा काउजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, है ना। ग्लोबल वार्मिंग का क्या क्या रीज़न है, बोलता है व्हेन वी बर्न फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल एंड गैस टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी और पावर, we release carbon dioxide into atmosphere polluting in the environment। देखो इसका मेन रीज़न क्या है, काउज क्या क्या ग्लोबल वार्मिंग का, समझे कि नहीं। पृथ्वी का हीट होने का कारण क्या है, जब हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करने लगते हैं। फॉसिल फ्यूल्स में जैसे हो गया कोयला जला दिए, है ना, पेट्रोल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर दिए, जला दिए उसको, या फिर गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दे रहे हैं, समझे कि नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज कर दे रहे हैं और इनटू द एटमॉस्फेयर, जो क्या हो रहा है, वातावरण में जाकर मिल जा रहा है। तो बोला गया पॉल्यूटिंग द इन्वायरमेंट, और वो क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर दे रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है हम लोग के लिए, समझे कि नहीं। अर्थ का जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा क्या होगा, फट जाएगा, समझे कि नहीं। When vegetation is removed or burned, stored carbon is released back into the atmosphere as carbon dioxide, contributing the global warming। तो सबसे बड़ा रीज़न जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जहाँ बढ़ा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा ही होगा। यूज़ ऑफ हार्मफुल गैसेस कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो हार्मफुल गैसेस का जब हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसके कारण क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं CFC। क्या बोलता है, CFC। क्रिएट अ लार्ज होल्स इन द ओजोन लेयर एंड अलाउ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज enter the earth। ठीक है।
इसके कारण क्या होता है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है, समझिए कि नहीं। ओजोन लेयर क्या करता है, हम लोग को सुरक्षा प्रदान करता है हानिकारक किरणों से। अल्ट्रा वायलेट जो होता है ना, अल्ट्रा वायलेट जो सनलाइट से जब आता है तो सनलाइट के साथ साथ बहुत सारा हानिकारक किरणें आती है, तो उसको आने नहीं देता है ओजोन का लेयर, समझिए कि नहीं। लेकिन हम लोग अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अगर इस्तेमाल करते हैं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ओजोन फट जाता है, और ओजोन अगर फटना शुरू हो गया, समझिए, तो वहाँ से क्या होगा, अल्ट्रा वायलेट हम लोग का यहाँ पर आने लगेगा पृथ्वी में। अब पृथ्वी में अगर अल्ट्रा वायलेट आने लगा, समझिए कि नहीं, तो हम लोग का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। फिर हम लोग का स्किन प्रॉब्लम होने लगेगा, और भी बहुत तरह का बड़ा बड़ा बीमारी होने लगेगा, समझिए कि नहीं। आदमी इस तरह से अपना चमक रहा है, चमक सबका खत्म हो जाएगा। अब होता है कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। चलो अब हम लोग ये समझेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या नुकसान हो सकता है। बोला जाता है कि वार्मर क्लाइमेट, ठीक है, पहले तो ये था कि क्लाइमेट जो है वो पूरी तरह से मौसम जो बिगड़ने लगे, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। ऑन एन एवरेज द अर्थ टेम्परेचर विल बिकम वार्मर देन अर्लियर, यानी पहले की तुलना में ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी गर्म हो जाएगा। वेयर सम प्लेसेस विल गेट हार्म वार्म वाइल अदर मे नॉट, तो कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा, बहुत ज़्यादा कहीं पर ठंडा लगेगा, समझिए कि नहीं। बहुत ज़्यादा कहीं हीट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कहीं हीट होगा। द राइज ऑफ द सी लेवल, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होगा कि समुद्र का जो लेवल है, पानी का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, समझिए कि नहीं। और बढ़ने के कारण इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। कैसे, द ग्लेशियर एंड द आइस शीट्स ऑफ द ग्रीनलैंड एंड अटलांटिक विल मेल्ट। अच्छा एक बात को समझो, अगर तुम बर्फ़ को ऐसा जहाँ रख दो जहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, तो बर्फ़ तो गल के क्या हो जाएगा, पानी में बदलेगा कि नहीं। तो हम लोगों के पास में बहुत बड़ा जो है ना बर्फ़ का पूरा जो है, मतलब बोल सकते हैं कि मैदान है, समझिए कि नहीं, जिसका नाम है तुम्हारा, एक वो अटलांटिक है और एक तो ग्रीनलैंड। एक क्या है, अटलांटिक, और एक क्या है, ग्रीनलैंड। वो उसका जो बर्फ़ है वो सब धीरे धीरे क्या होने लगेगा, पिघलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और पिघलेगा तो वो पानी का रूप ले लेगा। अब पानी जब बनेगा तो कहाँ जाएगा, वो समुद्र में तो जाएगा, समझिए कि नहीं, तो वो समुद्र में जाएगा। फर्स्ट द काउजिंग डिजास्टर, और इसके बाद एक बहुत बड़ा जो है डिजास्टर आ जाएगा जिसका नाम है सुनामी। क्या है ना। अब बोलता है राइज इन द सी लेवल विल नॉट हैव एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट स्पेशली ऑन द लो लेइंग कोस्टल एरियाज एंड आइलैंड काउजिंग द अनअवॉइडेबल सॉइल एरोजन। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि जब तुम्हारा सुनामी जब आएगा तो कोस्टल एरिया को तो नुकसान पहुंचाएगा ही, इकोनॉमिक कंडीशन भी हम लोग का ख़राब हो जाएगा, समझिए कि नहीं, और जान माल का तो हानि होगा ही। और साथ में क्या होगा कि मिट्टी जो है वो इरोजन होने लगेगा, मिट्टी खराब हो जाएगा, जिससे हम लोग जो खेती बाड़ी जो करते हैं वो खेती नहीं होने लगेगा, बस समझिए। अगला प्रॉब्लम क्या है कि स्टेप्स टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। अब हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग से वो रोक सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बस समझिए कि नहीं, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं। We cannot stop the rise in the level of carbon dioxide, but it can be reduced by using the environment friendly fuel like CNG। देखो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा तो रोक नहीं सकते हैं, समझिए कि नहीं, लेकिन हम लोग कम जरूर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कैसे, अगर हम लोग CNG का इस्तेमाल करें, इसका इस्तेमाल करें, है ना। अगर जो हम लोग पेट्रोल डीजल जो इस्तेमाल करते हैं उसके जगह अगर हम लोग CNG का इस्तेमाल करेंगे तो उससे हम लोग को प्रॉब्लम क्या होगा, कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग का जो है नहीं होगा। दूसरा क्या है, रीयूजिंग, रिसाइकलिंग एंड रिड्यूसिंग। ट्रिपल R का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो रीयूजिंग मतलब क्या, जो चीज़ का हम लोग एक बार इस्तेमाल कर लिए तो हम लोग उसको क्या करते हैं, वेस्ट करके फेंक देते हैं, उसका दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है, बस समझिए कि नहीं। दूसरा क्या है, रिसाइकलिंग, जब कोई सामान हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लेते हैं कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लास्टिक का कोई सामान है, समझिए कि नहीं, और वो क्या हो गया, ख़राब हो गया, टूट गया, समझिए। जैसे ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा बॉक्स, ये बॉक्स तुम्हारा टूट गया तो तुम क्या करेंगे, फेंक देंगे इसको, है ना। तो फेंकने से अच्छा है कि इसको जो है जो खरीदने के लिए आता है प्लास्टिक वाला सा आता है ना, टिंग भांगा लोहा भांगा वाला जो आता है, उसको तुम बेच दो, समझिए कि नहीं। वो इसको वेस्ट मटेरियल को क्या करेगा, फिर से जाकर फैक्ट्री में लेके जाके दे देगा। अब फैक्ट्री में क्या करेगा, उसको फिर से जो है इसको नया बॉक्स बना देगा, इसका इस्तेमाल करके वो लोग क्या कर देगा, फिर से उसको नया बॉक्स बना देगा। अब फिर से हम लोग उसका क्या कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। तो ट्रिपल R का इस्तेमाल करके भी हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, समझिए कि नहीं। रिप्लेसिंग रेगुलर इंसिडेंट लाइट बल्ब विथ कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट CFL बल्ब और LED। अब यहाँ पर बोला गया कि पहले हम लोग क्या करते थे, 10 टकिया वाला बल्ब इस्तेमाल करते थे जिसमें बहुत ज़्यादा हीट करता था, समझिए कि नहीं।
अभी बॉल तो छुएगी तो तुमको उतना गर्म नहीं लगेगा, लेकिन वो बॉल तो तुम जब छुएगी तो झड़क जाएगी, क्योंकि वो 100 वाट का होता है, समझे कि नहीं। उससे अच्छा हम लोग क्या कर सकते हैं, CFL का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कर सकता है CFL का। CFL मतलब क्या होता है कि कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लाइट, क्या बोलते हैं उसका, CFL का मतलब कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लाइट बल्ब, या फिर हम लोग LED का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। LED मतलब क्या हो गया, लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। मतलब ये सब क्या होता है ना, ये सब ज़्यादा रोशनी देगा और एनर्जी कम खींचेगा। एनर्जी कम खींचेगा तो हम लोग का क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा, है कि नहीं। एनर्जी ज़्यादा लेगा तो ज़्यादा हीट करेगा, एनर्जी कम लेगा तो कम हीट करेगा, समझिए कि नहीं। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजिंग लेस हीट एंड एयर कंडीशनिंग। हम लोग कम से कम मात्रा में जो है हम लोग को एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब AC का कम से कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। प्लांटिंग मोर ट्रीज, ज़्यादा ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। ट्रीज हेल्प इन रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग एज ट्रीज यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दिस इज द मेन काउज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सबसे ज़्यादा हम लोग प्रॉब्लम क्या करते हैं कि जब हम लोग पेड़ को जब काट देते हैं, है ना, अगर डिफॉरेस्टेशन होने लगता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करने वाला तो है ही नहीं है, समझे कि नहीं। अब कार्बन डाइऑक्साइड को कोई इस्तेमाल ही नहीं करेगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा, समझे कि नहीं। क्योंकि इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है वो हम लोग का है प्लांट, तो ना ट्रीज है। तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या लगाना पड़ेगा, पेड़ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, पेड़। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम लोग पेड़ को लगा कर क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को जो है ग्लोबल वार्मिंग को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। वॉकिंग और साइकिलिंग इंस्टेड द ट्रेवलिंग बाय कार कैन आल्सो रिड्यूसिंग द बर्निंग ऑफ फोसिल्स फ्यूल एंड कंट्रोल पॉल्यूशन। अगर आप नज़दीक जा रहे हैं, ठीक है, आपको 10 कदम में काम है तो बाइक का इस्तेमाल मत कीजिए, पैदल चल जाइए। थोड़ा सा ज़्यादा दूर है तो आप साइकिल का इस्तेमाल कर लीजिए, है कि नहीं। कार का इस्तेमाल कम कीजिए, तब जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। टर्निंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑफ कर देना चाहिए जब हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वैन नॉट इन यूज विल सेव एनर्जी कंजम्पशन। एनर्जी कंजम्पशन जो कर रहा है उसको हम लोग कम इस्तेमाल करना चाहिए जो ज़्यादा कंजम्पशन करता है। एंड आल्सो इंक्रीज द लाइफ ऑफ डिवाइस, और कम से कम मात्रा में डिवाइस का इस्तेमाल करो, जितना ज़रूरत है बस उतना ही इस्तेमाल करो, है कि नहीं। है ना, तो ऐसा नहीं कि जला के छोड़ दिए, चल रहा है अपना, कुछ नहीं, उसको ठीक नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या था, आज का टॉपिक हम लोग का ख़त्म हो गया। आज हम लोग क्या सीखे, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सीखे, नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, मतलब टोटली हम लोग समझे कि बैलेंस इन नेचर, प्राकृतिक को अगर नेचर को अगर बैलेंस बनाना है तो सबसे पहले 2-3 चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा कि एयर पोल्यूशन को कम करना पड़ेगा, वाटर पोल्यूशन को कम करना पड़ेगा, सॉइल पोल्यूशन को कम करना पड़ेगा, और साथ में हम लोग को थोड़ा सा ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ता है जो ग्लोबल वार्मिंग का जो चीज़ें हैं, है कि नहीं, तो इसको ख़त्म करना पड़ेगा। चलो ठीक है, आज यहीं तक, तो अब तुम पढ़ो इसको।